जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले तो चैप्टर 10 की जो असाइनमेंट है, दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, ये डिस्कस करेंगे। केस स्टडीज जो आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दी गई थी। इसके बाद हमारा टेस्ट की डिस्कशन पेंडिंग है, टेस्ट 5। तो फिर उसके बाद हम टेस्ट 5 की डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के बाद फिर चैप्टर 12 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 10 हमारा ख़त्म हो गया, उसके बाद चैप्टर 12 आज स्टार्टिंग लेक्चर होगा हमारा, जिसमें हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के हवाले से, चैप्टर 12 के हवाले से। तो सबसे पहले होम असाइनमेंट, चैप्टर वॉल्यूम 2 चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 13 जी अपने सामने रखिए। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके सामने इस वक्त क्वेश्चन नंबर 13 नहीं वॉल्यूम 2 का? जी, सबके सामने है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी, क्वेश्चन आप घर से करके आए होंगे। ये मेरे भाई मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन 13 की रिक्वायरमेंट कैसे डिफरेंट है रिस्क असेसमेंट के बाकी क्वेश्चन से? क्या फर्क है? रिस्क असेसमेंट के जो बाकी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, ये वाला क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट उनसे डिफरेंट है। बताइए कैसे? हाँ जी, इसके अंदर उसने हेडिंग दी है, अकाउंट्स हमें खुद बताए हैं, एरियाज खुद स्पेसिफाई कर दिया उसने कि इन एरिया में रिस्क असेसमेंट करो। इससे पहले हमें वो एरिया स्पेसिफाई नहीं करता था, कहता था रिस्क आइडेंटिफाई करो। हम उस इंफॉर्मेशन को पढ़ते थे, पूरे क्वेश्चन को, उसमें से जिस इंफॉर्मेशन से भी रिस्क आइडेंटिफाई होता था, हम उससे रिस्क असेसमेंट कर लिया करते थे डिफरेंट एरियाज पे। अगर किसी इंफॉर्मेशन से एक एरिया पे इफेक्ट आ रहा है तो हम एक एरिया पे इफेक्ट को डिस्कस करते थे। अगर किसी इंफॉर्मेशन से एक से ज्यादा एरियाज पे इफेक्ट आ रहा है तो क्या करते थे? वन बाय वन हम सारे एरियाज पे इफेक्ट डिस्कस करते थे। याद है आपको? जब वो कहता था डिक्रीज इन सेल, हम कहते थे इन्वेंट्री की भी एनआरवी और फिक्स्ड एसेट्स की भी इम्पेयरमेंट, दोनों इश्यूज हैं। अगर उस प्रोडक्ट के लिए कोई इंटेंजिबल्स खरीदे हैं, पेटेंट राइट वगैरह खरीदे हैं, उनकी भी इम्पेयरमेंट को डिस्कस करते थे। यहाँ पे चूंकि उसने हमें एरियाज खुद से स्पेसिफाई कर दिए हैं 4, तो इसका मतलब ये हुआ इन एरियाज में रिस्क असेसमेंट हमने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा अगर किसी और एरिया में रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है, वो हमने डिस्कस नहीं करना। रिक्वायरमेंट समझ आए? नॉर्मल क्वेश्चन में जहां पे वो एरिया स्पेसिफाई नहीं करता था तो हम रिस्क असेसमेंट किया करते थे, जिस एरिया में भी रिस्क अराइज हो रहा था हम डिस्कस करते थे। यहां पे चूंकि उसने एरियाज खुद से मेंशन कर दिए हैं, हमने सिर्फ इन्हीं एरियाज में रिस्क असेसमेंट करनी है, इनके अलावा किसी एरिया में रिस्क असेसमेंट नहीं करनी। भाई क्यों नहीं करनी? क्वेश्चन में रिक्वायर ही नहीं किया उसने। ये कंसेप्ट क्लियर? अगला कंसेप्ट सुना। अच्छा मुझे बताइए, अगर उसने जो एरिया बताया, जैसे मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, जैसे ट्रेड रिसीवेबल है, जैसे इनटेंजिबल्स है, अगर क्वेश्चन में रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री में रिस्क राइज हो रहा है, दो रीजंस की वजह से, दो रिस्क फैक्टर है, बताइए इस एक एरिया में मुझे एक रिस्क फैक्टर डिस्कस करना चाहिए कि दोनों डिस्कस कर देने चाहिए? दोनों डिस्कस कर देने चाहिए। ठीक है, हम एरियाज को सेपरेट करते हैं, लेकिन एक एरिया में अगर एक से ज्यादा रिस्क फैक्टर हो उनको इकट्ठा करते हैं। हम एरिया जैसे इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है, इनको अलग करेंगे, लेकिन अगर इन्वेंट्री में 2 रिस्क फैक्टर हैं, रिसीवेबल्स में 3 रिस्क फैक्टर हैं, तो उनको हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हमने इसके बाद प्रोसीजर बताने होते हैं, और प्रोसीजर तो एरिया के लिहाज से होते हैं। जिस एरिया में भी रिस्क राइज हो रहा है उस एरिया के लिहाज से वो इन्वेंट्री के अलग होंगे, डेटर्स के अलग होंगे, फिक्स्ड एसेट्स के अलग होंगे। ये बात समझ आ रही है आपको? तो इस क्वेश्चन में मुझे बताइए, वो हमसे ये भी पूछ रहा है कि बताओ रिस्क क्या राइज होता है, और ये भी पूछ रहा है एड्रेस कैसे करोगे। तो हमने चूंकि अभी सब्सटेंटिव प्रोसीजर का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, तो एड्रेस कैसे करना ये नहीं बता सकते, इसको भी हमने नहीं देखना। चैप्टर 12 करेंगे और चैप्टर 12 के बाद फिर वापिस आएंगे 10 पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये रिक्वायरमेंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं।
पहला है जी एरिया मटेरियल, जिसमें रिस्क असेसमेंट करनी है। जी मेरे भाई, आपको कोई रॉ मटेरियल में रिस्क नजर आया किसी इंफॉर्मेशन से? क्या रिस्क नजर आया? ओवर स्टेटमेंट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इससे ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का? वैल्यूएशन का है ना। स्पेसिफिक वर्ड यूज करें। ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट जनरल वर्ड है। अगर हम स्पेसिफिक उसे रिस्क डिस्कस कर सकते हैं तो स्पेसिफिक वर्ड को हमने यूज करना है। तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री ये कोई अच्छा फ्रेज नहीं है, अच्छा रिस्क नहीं आपने आइडेंटिफाई किया। आपको कहना चाहिए था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री पिछले सालों की निस्बत इस साल बढ़ रही है, तो इस वजह से रिस्क है कि इन्वेंट्री इंक्रीज, सेल नहीं हो रही, रिस्क है इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूट हो गई होगी। भाई रीजन समझ आई आपको? रिस्क से एग्री करते हैं, सही रिस्क है। अच्छा मुझे ये बताइए, यहां पे उसने रेवेन्यू दिया हुआ है, हम डायरेक्ट भी अगर इन्वेंट्री का एनालिसिस करें ना, पिछले साल की निस्बत इस साल, पिछले साल 15,500, इस साल 27,000, डायरेक्ट एनालिसिस करें तो भी हम इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, सेल नहीं हो रही। लेकिन क्या डायरेक्ट एनालिसिस बेहतर है कि टर्नओवर रेशो के जरिए से? टर्नओवर रेशो अगर दी हुई है तो टर्नओवर रेशो, सेल्स वगैरह दी हुई है इंफॉर्मेशन, तो रेशो कैलकुलेट करके रिस्क असेसमेंट करना ज्यादा बेहतर है। हाँ अगर सेल्स नहीं दी हुई या आपके पास एंड पे टाइम कम है तो आप डायरेक्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है कि गलती हो सकती है। लेकिन बहरहाल डायरेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं अगर उसने हमें सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दी या हमें थोड़ा जल्दी है। वरना असूली तौर पे हमने जब भी टर्न जो सेल डेटर्स में, इन्वेंट्री में, क्रेडिटर्स में रिस्क असेसमेंट करनी है तो टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करके करना है। जी एग्री करते हैं इससे? ये सही रिस्क आइडेंटिफाई किया है। इन्वेंट्री में कोई और रिस्क नजर आ रहा है आपको? जो बाहर से इन्वेंट्री आई है, क्या हुआ उसको? सही याद नहीं है तो जो गलत याद है वही सुना दे। हाँ बता देना। सप्लाई ऑफ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, कैसे पता चला हमें कि जो सप्लाई की गई है वो पुअर क्वालिटी की है? भाई कैसे पता चला हमें? कुछ नहीं पता चला सर, मैं तो उस कंपनी में नहीं काम करता था, मुझे कैसे, मेरे से क्या पूछ, ना मैं सप्लायर हूं ना मैं कस्टमर हूं, मेरे से ना लेना ना देना है ना, यही वजह है ना। जी भाई क्वेश्चन में लिखा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? कि उस मुल्क की गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। किस वजह से बैन किया? पुअर क्वालिटी। तो ये तो अच्छा हुआ, बैन हो गया, अब हमें आइंदा से पुअर क्वालिटी की चीजें नहीं बेच सकेगा। भाई आइंदा से नहीं बेच सकेगा, लेकिन जो बेच चुका है उसका क्या करें? वो तो हमारे स्टॉक में पड़ी हुई है, और कुछ ऐसी होंगी जो रॉ मटेरियल में, कुछ ऐसी भी होंगी जो हम फिनिश गुड में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो जो रॉ मटेरियल में है पुअर क्वालिटी, ये पता चल गया, क्या उनकी एनआरवी कॉस्ट से कम होगी? बिल्कुल होगी। ये भाई मुझे बताएं जो हैरान परेशान होकर मेरी तरफ देख रहे हैं, क्या रॉ मटेरियल की एनआरवी कैलकुलेट हो सकती है? पूछे उनसे। नहीं वो कह रहे नहीं हो सकती। देखें पूछे उनसे, मेरे भैया रॉ मटेरियल की एनआरवी कोई होती है दुनिया में? क्या सिर्फ फिनिश गुड की होती है? सिर्फ फिनिश गुड की होती है, शाबाश। और भाई रॉ मटेरियल फिनिश गुड की भी होती है, बाकी प्रोसेस की भी होती है, रॉ मटेरियल की भी होती है। क्या आप कैलकुलेट अकाउंटिंग में नहीं सीखी आप लोगों ने? तो रॉ मटेरियल में भी रिस्क है कि उसकी एनआरवी कॉस्ट से कम होगी, इस वजह से भी रिस्क है। तो जब हमें पता चले हमारी जो प्रोडक्ट में हम मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिफेक्टिव है, तो हमारा इन्वेंट्री की एनआरवी कम हो जाती है। तो आपको एग्जांपल दी थी ना वो सैमसंग वाली, यार पता नहीं कौन जिंदा लाशें आती हैं हमारा लेक्चर अटेंड करने के लिए, जिंदा लाशें वापस चली जाती हैं। वो मुझे ऐसे ही देख रहा है, पूछ रहा हूँ भाई एग्जांपल दी थी, यहाँ तो कहते भाई दी थी, यहाँ कहते नहीं दी सर, तो देखी जा रहा है, बुत बन गया। और भाई इसी क्लास में जब मैंने कहा सैमसंग का मोबाइल जो ज्यादा चार्ज करे धमाके से फट जाता था, ठीक है वो खबर आई थी ना कि नहीं, तो वो डिफेक्टिव कंपोनेंट के एग्जांपल थे।
अब ये एग्जाम्पल आपको याद नहीं है, अगली मैं C5 वाली क्वेश्चन की एग्जाम्पल देना चाह रहा था लेकिन अब मैं नहीं दे सकता, एग्जाम्पल भूल जाया करते आप। चलें सुन ले, कह रहे हैं तो उसने कहा कि हमारा क्लाइंट गाड़ियां बनाता है, गाड़ियां बनाने के लिए जो ब्रेक का सिस्टम है ना वो किसी और सप्लायर से खरीदता है। ड्यूरिंग देयर कुछ गाड़ियां बनाई, पता चला कि हादसे हो गए, इन्वेस्टिगेशन हुई तो उससे ये सामने आई बात कि जो ब्रेक सिस्टम है वो सही नहीं है, वो अचानक फेल हो जाता है। जैसे ही गाड़ी 70 की स्पीड से ऊपर जाती है ब्रेक सिस्टम फेल हो जाता है, उसकी वजह से हादसे हो गए। अब कस्टमर जिनका जानी माली नुकसान हुआ उन्होंने कंपनी के खिलाफ क्लेम फाइल कर दिया। कंपनी ने कहा अच्छा ठीक है, प्रोविजन रिकॉर्ड की उस क्लेम की जो कि कस्टमर्स ने उसके खिलाफ फाइल किया है, और फिर कहा चूंकि ये हमारा फॉल्ट नहीं सप्लायर का फॉल्ट है जिससे हमने ब्रेक सिस्टम खरीदा है, तो हम जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है प्रोविजन रिकॉर्ड उसके अगेंस्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे उस सप्लायर से। बताइए इस इतना कोई इवेंट है, बताइए कोई रिस्क है? क्या रिस्क है जी मेरे भाई बता सकते हैं? रिसीवेबल रिकॉर्ड प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि आप प्रोविजन तो रिकॉर्ड कर देनी चाहिए एक्सपेक्टेड लॉस पे, लेकिन जो एक्सपेक्टेड इनकम है इस पे प्रोविजन रिकॉर्ड रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक वर्चुअली सर्टेन ना हो। बस एग्जामिनर कमेंट्स आए स्टूडेंट फेल, रीजन क्या? उन्होंने कहा जो सबसे आसान रिस्क था वो तो आइडेंटिफाई कर लिया। भाई अब ये किसने बताना था कि जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, गाड़ियां अनसोल्ड पड़ी हुई हैं, जो अनसोल्ड है उनको एनआरवी, क्योंकि उनका ब्रेक सिस्टम अब चेंज करना पड़ेगा ना, चेंज करेंगे तो उसके ऊपर खर्चा लगेगा, तो हो सकता है कॉस्ट बढ़ने की वजह से एनआरवी कम और कॉस्ट ज्यादा हो जाए, उसकी एनआरवी चेक करनी थी, ये किसने लिखना था। फिर उसके बाद उसने कहा चलो जिन कस्टमर्स ने क्लेम फाइल कर दिए उनकी प्रोविजन रिकॉर्ड कर दी, लेकिन कुछ ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने अभी क्लेम फाइल नहीं किए, क्या रिस्क है कि नहीं? या अभी गाड़ियां उनकी अभी नहीं एक्सीडेंट हुआ, अभी कुछ अरसे में हो सकता है, उनका एक्सपेक्टेड लिटिगेशन जो उनकी तरफ से आएगी जो अभी उन्होंने फाइल नहीं की उसको भी तो रिकॉर्ड करना चाहिए या डिस्क्लोज करना चाहिए, तो ये एस्पेक्ट भी कवर करना। तो याद रखें जब कभी हमारी प्रोडक्ट या उसका कोई कंपोनेंट डिफेक्टिव होगा उसका इफेक्ट लिटिगेशन प्रोविजंस पे भी आएगा, उसका इफेक्ट हमारे एनआरवी पे भी आएगा, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री। कुछ समझ आई बात? चलिए अच्छा, रॉ मटेरियल में आपने बता दिया कि एक तो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है इस वजह से रिस्क है, और दूसरा आपने बता दिया कंपोनेंट डिफेक्टिव यूज हुआ है इस वजह से रिस्क है। रॉ मटेरियल से निकल के आगे चलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। जी आप बताइए, जो कॉर्नर में स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट, जी आप बताइए ट्रेड रिसीवेबल में कोई रिस्क है क्या? असाइनमेंट नहीं किया आपने? जी मेरे भाई आप बताइए। जी आप ही बताइए। रिसीवेबल से बढ़ गए हैं पिछले साल के, कैसे पता चला? डायरेक्ट एनालिसिस किया है कि रिसीवेबल टर्नओवर रेशो से टर्नओवर रेशो बढ़ गए, तो क्या रिस्क है? हाँ प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, रिकवरी फुल रिकवरी एक्सपेक्टेड नहीं है, डेटर्स पैसे नहीं दे पा रहे। जी मेरे भैया आप बताइए और कोई रिस्क है रिसीवेबल में आपको नजर आ रहा हो? नहीं जिससे पूछ रहा हूँ वही, क्या रिस्क मेरे भाई जरा जल्दी बताइएगा। रिकवरी बता दी उन्होंने, इंक्रीज हो रहे हैं, रिकवरी नहीं हो रही, इसका मतलब है बता। और कोई इंफॉर्मेशन है जिससे रिसीवेबल में रिस्क इंक्रीज हो रहा हो हमारा? क्या हो सकते हैं? क्रेडिट पे हो सकते हैं। कौन सी प्रोडक्ट सेल की होगी? इफेक्टिव प्रोडक्ट क्या होती है भाई? मैं अल्लाह जानता है पहली दफा सुन रहा हूँ ये नाम, इफेक्टिव प्रोडक्ट सेल की होगी। ये हाल है। जी भैया आप बता दीजिए जो साथ बैठे हैं, जी आप बताइए क्या डेटर्स में किसी और वजह से रिस्क है? मेजर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डिस्प्यूट चल रहा है तो वो क्या करेगा? पूरे पैसे दे के कहेगा बस आइंदा हमारा मिलना जुलना खत्म, ऐसे कहेगा? नहीं कहेगा, कहेगा भाई कोई पैसे नहीं है, झगड़ा किया तो पैसे भी फारग, कुछ पैसा नहीं मिलना। तो क्या डेटर्स से अगर डिस्प्यूट झगड़ा हो जाए तो फुल रिकवरी एक्सपेक्टेड होती है? नहीं, फुल रिकवरी एक्सपेक्टेड नहीं होती। अच्छा झगड़ा किस बात पे था वो बता रहा है कोई क्वेश्चन में? हाँ कह रहा है डैमेज गुड आपने भेजी है,
ठीक है, तो इसका मतलब है वो पूरे पैसे नहीं देगा, हमें प्रोविजन चेक करनी चाहिए इसकी। जी हाँ, इसके बाद क्या कोई और रिस्क है रिसीवेबल में? एक और रिस्क भी है, क्या कि बैंक से लोन लिया है और रिसीवेबल को गिरवी रखवाया है। हाइपोथिकेशन का मतलब चार्ज, आपने लॉ में पढ़ा होगा कि जब सिक्योरिटी के तौर पे रखवाते हैं कोई चीजें बैंक के पास, तो 3 टाइप्स होती हैं, प्लेज, मॉर्गेज, चार्ज। ये जो हाइपोथिकेशन है ये चार्ज की एक किस्म है। और अकाउंटिंग हमें क्या कहती है कि आपने जिस एसेट्स के बदले में लोन लिया हो, चार्ज क्रिएट करवाया हो जिन एसेट्स पे, उसको आपने अलग से डिस्क्लोज करना है। ये है ना रिक्वायरमेंट अकाउंटिंग में, कि नहीं है? मुझे लग रहा है IS2 पढ़ा है कि नहीं मेरे भाई ने? या खुदा का खौफ करे, जो पहला स्टैंडर्ड मेरे ख्याल में हमें पढ़ाते हैं ना अकाउंटिंग में, वो IS2 है। फिर उसके बाद IS16, IS2 निकाल दिया हुआ है। भाई कहीं ना कहीं तो होगा ना, CA निकाल दिया क्या उन्होंने? खुदा का इतनी बड़ी गोली ना करवाया करें यार मुझे। आप मुझे ये बता रहे हैं कि IS2 हमारे CA के सिलेबस से निकल गया? हाँ भाई, ऊपर नीचे हो गया होगा वो, ठीक है, हो सकता है, लेकिन है तो सही ना। चले IS16 में आपने सिमिलर प्रोविजन पढ़ी होगी। IS16 में भाई हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के केस में भी तो लोन लेते हैं, तो उसका अच्छा वो भी नहीं पढ़ा। इस बात से एग्री करते हैं, छोड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, कि अगर लोन लिया हो तो जो चीज सिक्योरिटी के तौर पे रखवाई है यूजर्स को बता देना चाहिए, भैया ये हमने सिक्योरिटी के तौर पे रखवा के इतना लोन लिया। भाई वो रिसीवेबल में भी बता देंगे। अब आपने मेरे से ये नहीं पूछना कि रिसीवेबल को कैसे गिरवी रखवा के लोन ले सकते हैं, ये अब मेरा काम नहीं है। हाँ, ये मेरा काम नहीं है। पॉसिबल है, ये लॉ में वो कंसेप्ट बताता है, एग्जाम्पल भी देता है। चलें इसको छोड़े, आगे चलते हैं। इनटेंजिबल्स, ये भाई एंड में मुझे बताएंगे। हाँ, जो पछता रहे हैं CA में आके ऐसे ऐसे करिए। कहाँ आ गया मैं भैया, मैं बताइए इनटेंजिबल में कोई रिस्क है जी? हाँ, एक तो ये कि इंक्रीज हुए हैं पिछले साल की निस्बत। इसका मतलब है कि कुछ एक्सपेंसेस में मिस क्लासिफिकेशन हो जाएगी, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के दौरान में मिस क्लासिफिकेशन हो सकती है, या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हो सकता है मेड ना हो। कोई और रिस्क है इंटेंजिबल्स में? जी भाई आप बताइए, क्या कोई और रिस्क है? हाँ जी, इन्फ्रिंजमेंट का केस है, वायलेशन का, कि हमने कॉपीराइट्स की खिलाफवर्जी की है। अगर वो पार्टी केस जीत जाती है तो कोर्ट तो हमें मना कर देगी कि आपने अब ये फार्मूला आइंदा से इस्तेमाल नहीं करना। तो जितने भी हमने पैसे पेमेंट की हुई है वो सारी की सारी एक्सपेंस आउट करनी पड़ेगी। इनटेंजिबल शाबाश। और क्या रिस्क है इनटेंजिबल? भैया आप बताइए, इनटेंजिबल में और कोई रिस्क नजर आ रहा है आपको? ओवरस्टेड हुए होंगे, जिसको कुछ नहीं आता ना, और वो रिस्क असेसमेंट में ये लिख देगा ये एरिया ओवरस्टेड हो सकता है, ये अंडरस्टेड हो सकता है, ये ओवरस्टेड हो सकता है, ये अंडरस्टेड हो सकता है। अब भाई किस वजह से लगा ओवरस्टेड हो सकता है? ज्यादा हो गए हैं, वो बता दिया उसने। हमने कहा कि इसमें रिकग्निशन क्राइटेरिया हो सकता है मेड ना, और रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की मिस क्लासिफिकेशन हो सकती है। आगे चलें जी। जी आप बताइए, आप बताइए। सेल्स में इंक्रीज नहीं आ रहा मेरे भाई, सेल्स में इंक्रीज नहीं आ रहा। जब आपने इंटेंजिबल एसेट्स खरीदे हैं, न्यू प्रोडक्ट, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, हाँ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, उनकी वजह से सेल्स नहीं बढ़ रही, तो रिस्क है कि जो रेलिवेंट इंटेंजिबल एसेट पर आपने खर्चा किया है उनका भी रिकवरी कोई फायदा नहीं हो रहा, वो बेनिफिशियल नहीं रहे, यूजफुल नहीं रहे। तो इसलिए इंटेंजिबल एसेट्स की भी इंपेयरमेंट का रिस्क। फोर्थ एरिया लिक्विडिटी इशू। क्या क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हमें लग रहा है कि लिक्विडिटी इश्यूज हैं? ये मेरे भाई जो बिल्कुल सामने बैठे हैं, बताइए किस इंफॉर्मेशन से लग रहा है लिक्विडिटी इश्यूज है? भाई मेरे सामने बैठे हैं, तेरी मेहरबानी है, ये उतार के फेंक दे, कोई फायदा नहीं है इसका। और मैं सामने वाले को कह अब मेरे भाई इतना ना पढ़े यार, इतना ना पढ़े, इतना ना डूब जाए किताब में। बताइए, मैं 2 हरफी बात बताएं, क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे लग रहा हो कि कंपनी को लिक्विडिटी इश्यूज है?
0.4 में क्या इंफॉर्मेशन है बताएं जिससे लग रहा है रिस्क है? डिस्प्यूट विद मेजर डेटर। और भाई इससे रिसीवेबल का रिस्क है कि लिक्विडिटी इशू का रिस्क है? खुदा का खौफ कर, असाइनमेंट नहीं की ना। हाँ, फिर बाद में आगे कहना सर मैंने तो क्लासेस सारी ली थी, टेस्ट भी सारे दिए थे, पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था। क्या कहते हैं, खींच खींच के नंबर लगाए और 67 मार्क्स हैं। ये पता नहीं 19 नंबर कैसे आ गए। फिर उनसे पूछे भाई अच्छा कितनी छुट्टियां की थी? सर ज्यादा नहीं, बस 10-12 की थी। अच्छा मॉक दिया था, टर्म टेस्ट दिया था? नहीं सर वो नहीं, बस बाकी के टेस्ट सारे दिए थे। ये हाल है जी मेरे भाई। फिर नाराज हो जाते हैं, सर ऐसी बातें क्यों करता है जी। और नंबर जितने आने हैं उतने बताना है जी। करंट रेशो डिक्रीज हो रही है, करंट रेशो कैलकुलेट की हमने, उससे पता चला कि कंपनी लिक्विडिटी प्रॉब्लम में है। प्रॉफिटेबिलिटी पिछले कई सालों से डिक्रीज हो रही है। अच्छा 50 रुपए दूंगा, अब सवाल का जवाब बताना है। करंट रेशियो डेज में नहीं होती, वो शायद 360 से मल्टीप्लाई गलत किया, लेकिन उसने सिर्फ फार्मूले में लिखा है, आगे कैलकुलेशन सही लिखी है। ठीक है 50 रुपए दूंगा। प्रॉफिटेबिलिटी पिछले कुछ सालों से डिक्रीज हो रही है, या वो आगे फिर इसको रीजन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिक्रीज हो रही है। ये 2-3 बातें एक ही चीज से रिलेट कर रही है। क्वेश्चन मेरा ये है, पिछले कई सालों से प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ये गोइंग कंसर्न इशू है कि नहीं? जी हाथ उठाइए पहले। रीजन भी बतानी है, रीजन भी बतानी है। 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट। जी मेरे भाई बताइए। नहीं मुझे ये बता दीजिए कि रीजन के साथ कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो डिक्रीज हो रही है, प्रॉफिट पिछले कई सालों से डिक्रीज हो रहा है। गोइंग कंसर्न का इशू, गोइंग कंसर्न और लिक्विडिटी इशू में तो फर्क पता ना आपको? गोइंग कंसर्न का इशू है कि नहीं? क्यों? 3-4 भी होती है कंडीशन। जी आप बताइए। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन होती तो हम कहते हैं ये गोइंग कंसर्न का इशू है। जी भैया इधर। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन होती है तो हम कहते हैं गोइंग कंसर्न का इशू है। रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा होता नहीं, जीपी रेशो कम होता तो लिक्विडिटी नहीं। जी मेरे भाई नहीं वो तो दूसरी भी रीजन है। नहीं सुन ले, अगर पिछले कई सालों से प्रॉफिट कम हो रहा है, ये लिक्विडिटी इशू तो कह सकते हैं आप किसी हद तक। शर्त यह है कि आपने दूसरी करंट रेशो या इंटरेस्ट कवरेज रेशो को भी डिस्कस करना, लिक्विडिटी इशू। लेकिन गोइंग कंसर्न इशू नहीं कहता। गोइंग कंसर्न इशू कब बनता? जब कहता पिछले कई सालों से लॉसेज हैं। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, कंसर्न है, इशू है, लेकिन लॉसेज तो नहीं है ना। वो कंपनीज बंद कब होती है? जब कंटिन्यूसली लॉसेज हो रहे हो। ठीक है, अगर प्रॉफिट में है तो गोइंग कंसर्न का इशू नहीं है। अगर यही क्वेश्चन में कहता है कंपनी पिछले कई सालों से लॉसेज को फेस कर रही है, फिर हम कहते हैं अब गोइंग कंसर्न का इशू बन गया, वो ज्यादा स्वेयर हो जाता है। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न के आपको कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं ना, कब कब गोइंग कंसर्न इशू राइज होता है। एडवर्स की रेशोज, एडवर्स की रेशोज लिख लें, और फिर इसके बाद लॉसेस, लॉसेस कंटिन्यूइंग लॉसेस, ये हमारे गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहे होते हैं। चलिए क्वेश्चन 13 क्लियर है। 14 में कोई प्रॉब्लम? 14 में कह रहा है मुझे रिस्क बताओ। 5 रिस्क कहा, लेकिन अगर हम ज्यादा बता सकते हो तो ज्यादा भी बता देंगे। जी मेरे भाई वो जो कॉर्नर पे बैठे हैं चुप। सेल्स में कोई रिस्क है? रेवेन्यू में इंक्रीज, भाई रिस्क है कि नहीं? इंक्रीज तो मुझे भी पता चल रहा। मुझे याद आ गया प्रैक्टिस में, पता नहीं बात आपको समझ आए कि नहीं। अगर आपने ऑडिट को अच्छे तरीके से समझा तो बात समझ आ जाएगी। पार्टनर रिव्यू कर रहा था एक टीम मेंबर का,
उससे पूछता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्यों इंक्रीज हुआ, तो कहने लगा सर इसलिए कि पिछले साल फिक्स एसेट्स कम थे, इस साल फिक्स एसेट्स ज्यादा है। वो पार्टनर ने एक लगाई, उसने कहा वो तो मुझे भी देख के नजर आ रहा है, मैं आपसे रीजन पूछ रहा हूं कि फिक्स एसेट क्यों खरीदे गए, क्या जरूरत पड़ी थी, क्या नया कोई प्लांट लगाया है, क्या सेल्स उसकी वजह से बढ़ी है, क्या रीजन है? जब बाकी चीजें तकरीबन उतनी है तो फिक्स एसेट को ज्यादा खरीदने की क्या जरूरत पड़ी? तो हमने ऐसी रीजन बतानी है जो क्वेश्चन में नहीं है, क्लियरली उसने नहीं लिखी हुई। अब ये तो मुझे भी पता चल रहा है आपके रेवेन्यू में रिस्क है, क्यों रिस्क है? रेवेन्यू पिछले साल के निस्बत इस साल ज्यादा है। भाई कोई कैलकुलेशंस करके मुझे बताएं और क्लियर स्पेसिफिक बताइए कि रेवेन्यू में ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है, हो सकता है फेक सेल रिकॉर्ड कर दियो, कोई स्पेसिफिक रीजन बतानी है। सिर्फ ये नहीं बता देना हमने कि पिछले साल के निस्बत इस साल ज्यादा है, वो तो क्वेश्चन को देख के लग रहा है, कोई कैलकुलेशन शो करवाएं। और ये मैंने देखा क्वेश्चन को चेक करते हुए मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स जानबूझ के या शायद अनजाने में जब रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स कर रहे हैं तो कैलकुलेशन शो नहीं करवा रहे। याद रखें फिर रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट और रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर में फर्क क्या रह जाएगा अगर आप कैलकुलेशन ही शो नहीं करवा रहे? तो जो भी आपने इंक्रीज डिक्रीज की बात करनी है, रेशोज की बात करनी है, उसे कैलकुलेशन से साबित करें और कैलकुलेशन वर्किंग शो करवाइए। रेवेन्यू में रिस्क है, ठीक है, ओवर स्टेटमेंट का क्लियर हो गया। क्या कोई और रिस्क? जी आप बताइए, आपको कोई और रिस्क नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में? अब नहीं देखना, आप बताइए क्या रिस्क है? कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का डायरेक्ट एनालिसिस किया आपने कि रेवेन्यू के साथ रिलेट किया? नहीं, रेवेन्यू के साथ रिलेट करना चाहिए हमें आइडियली, ठीक है। अगर रेवेन्यू नहीं दिया हुआ तो फिर हम डायरेक्ट की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेहतर नहीं है, रेवेन्यू के साथ हमें करना चाहिए। एडमिन कॉस्ट में कोई इशू है कि नहीं? तो सेल्स बढ़िया तो एडमिन कॉस्ट भी बढ़ गया है। हाँ, एडमिन एक्सपेंसेस जो है उनकी नेचर फिक्स होती है, शाबाश। सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट क्या रिस्क? हाँ, रेशो निकाल लें। अच्छा बताइए, सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट में अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है कि ओवर स्टेटमेंट का? हाँ शाबाश, आपसे यही उम्मीद थी। जिस स्टूडेंट ने रिस्क असेसमेंट नहीं सीखी ना वो यही कहेगा ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है, और जिसने रिस्क असेसमेंट सीखी और समझी है ना उसे सेल से रिलेट करके बताएगा ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट है। अब बताइए, सेल्स के साथ रिलेट किया आपने? परसेंटेज कैलकुलेट करें, सिखाया पता नहीं मैंने किसको सिखाया था, अमल नहीं करते। देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ रिलेट करके देखें, इस साल अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है कि ओवर स्टेटमेंट का? कर ले यार, कैलकुलेटर निकाल ले, तेरी मेहरबानी। जी क्या रिस्क है? अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है। ओवर स्टेटमेंट क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ तो रहे हैं लेकिन उतनी रेशो से नहीं जितनी रेशो से सेल्स। नहीं समझ आ रहा? हाँ, मैं आपको एग्जांपल दी ना, प्रिंसिपल साहब आगे कहे अगर कि महंगाई बढ़ रही है इसीलिए आपकी फीस डबल कर दी गई है, फीस भी बढ़ा दी हमने, डबल कर दी, तो आप कहेंगे सर सही किया, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था, वाकई महंगाई बढ़ रही है और फीस डबल हो जानी चाहिए, ऐसे कहेंगे? कि ये कहेंगे ठीक है सर जी फीस बढ़ानी है बढ़ाए, लेकिन जितनी महंगाई बढ़ी है उतनी बढ़ाए ना, 6 महीनों में ये तो नहीं हर चीज की प्राइस डबल हो गई है, ठीक है। तो याद रखिए सेलिंग एक्सपेंस, सेल्स बढ़े, स्टूडेंट कहते हैं सर सेल्स बढ़ रही है सेलिंग एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, कोई इशू नहीं है। अब भैया देखें कि उस रेशो से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहे सेलिंग एक्सपेंस, जिस रेशो से सेल्स बढ़ रही है। सेलिंग एक्सपेंस को सेल्स के साथ रिलेट करके रिस्क असेसमेंट करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को सेल्स के साथ रिलेट करके रिस्क असेसमेंट करनी है। इन्वेंट्री में है रिस्क, टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर दे बेहतर है, टाइम कम है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या रिस्क है मेरे भाई? जो ओवर स्टेटमेंट इन्वेंट्री में, ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क है क्या? इन्वेंट्री में कौन सा रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का। और इस इन्वेंट्री अगर एनआरवी पे आती है तो रिलेटेड फिक्स एसेट में भी रिस्क होगा, इंपेयरमेंट ऑफ मशीनरी का। डेटर्स में रिस्क है जी?
डेटर्स में कौन सा रिस्क है? बैंकरप्ट हो गए डेटर। अच्छा, मेजर डेटर बैंकरप्ट हो गए। हाँ जी बिल्कुल, वो नीचे उसने क्वेश्चन में भी लिखा है, लेकिन हमें रेशो से भी पता चल रहा है कि डेटर टर्नओवर रेशो इंक्रीज हो रही है। करेक्ट। अच्छा, इसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स वगैरह में, अक्रूड एक्सपेंसेस में, शॉर्ट टर्म फाइनेंस में, इनमें कोई रिस्क है? क्या रिस्क है? इनमें अलग अलग रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए। डेटर्स में, इन्वेंट्री में, क्रेडिटर में तो कर दी, बाकी के जो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी है, इनमें अलग अलग रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए कि करंट रेशो के जरिए से कवर कर देना चाहिए। करंट रेशो, तो करंट रेशो बताइए इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? कैलकुलेट की करंट रेशो? नहीं की। अच्छा, 5 करने थे तो 5 पूरे हो गए थे आपके। अच्छा, अगर क्वेश्चन में उसने कहा है कि 5 रिस्क आइडेंटिफाई करें, क्वेश्चन के अंदर है 7 रिस्क, तो क्या करें? कोई से 5 कर दें कि मेजर वाले 5 करें? तो करंट रेशो जो है लिक्विडिटी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा होता है, ये मेजर रेशो थी, ये आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए। जी मेरे भाई, डेटर टर्नओवर डेज में 1 दिन का फर्क आ रहा है। ठीक है, चले तो इसकी वजह से, टर्नओवर रेशो की वजह से ना कैलकुलेट करें, लेकिन नीचे जो बैंकरप्सी की बात कर रहा है उसकी वजह से तो हम इसमें रिस्क डिस्कस करेंगे ना, वो तो एक फैक्टर बनता है। ठीक है, टर्नओवर रेशो की वजह से डिस्कस ना करें, लेकिन बैंकरप्सी वाले इंफॉर्मेशन की वजह से तो रिस्क बनता है, तो वो डिस्कस कर देंगे। क्लियर है भाई? मुतमिन? जी भाई। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की कैलकुलेशन गलत की हुई है यार, इतना एग्रेसिव ओपिनियन ना दिया करे यार। जी भैया बताइए किधर है? 14 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो किधर है? हाँ जी, वो कह रहे हैं कि ये रेवेन्यू पे बेस की गई है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की बेस पे होना चाहिए था। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की बेस पे कैलकुलेशन होनी चाहिए थी, उसने रेवेन्यू की बेस पे कर दिया। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जहन में रखिए इससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, रिस्क असेसमेंट हमारी फिर भी ठीक होगी। बहरहाल गलती है ये मैं मानता हूं, उसे हाँ उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स की बजाय सेल से डिवाइड कर दिया, हालांकि कॉस्ट ऑफ सेल्स दी तो नहीं हुई थी, लेकिन फाइंड कर सकते थे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, ये बेहतर है निस्बतन, ये ज्यादा बेहतर है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं तो सेल्स की बेस पे कैलकुलेशन कर दें, कि ये बेहतर है कैलकुलेशन करें ही ना? कर देनी चाहिए, भाई ने की नहीं हुई। जी, और कोई क्वेश्चन? 14 क्लियर है? सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, कोई रिस्क है? सेल, वो कह रहे हैं, स्टूडेंट का कहना है सर सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, कोई रिस्क है? हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स सेल्स की रेशियो से ही इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही, उससे रिलेट करके देखें। मेरा ख्याल है कॉस्ट ऑफ सेल्स उसने नहीं है यार, ऐसे नहीं यार भाई, ऐसे ना करें, वो उसे सेल्स के साथ रिलेट करें ना, डायरेक्ट कंपैरिजन ना करें, तो मेरा ख्याल है कि फर्क आएगा। हाँ जी फर्क। जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए डिस्कशन क्लोज कर दें। चलिए, आज आपको कोई होम असाइनमेंट नहीं दी जा रही, उसकी रीजन ये है कि अब हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे अभी, पहले लेकिन टेस्ट डिस्कस कर लें, टेस्ट 5, उसके बाद चैप्टर 12। और चैप्टर 12 जो है, ये मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में खास बात यह है कि ये दूसरे बहुत से चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन रिलेट हो जाता है। दूसरे ICAP किसी दूसरे टॉपिक को टेस्ट कर रहा होगा, साथ में इस टॉपिक को भी मिला देगा। ठीक है, तो पहले हम, क्योंकि टेस्ट 5 की डिस्कशन हमारी पेंडिंग है, तो मैं चाह रहा हूं कि टेस्ट 5 को डिस्कस कर लें। ठीक है जी, क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको टेस्ट 5 ना मिला हो? सबको मिला है? जी, आप लोगों को नहीं मिला? भैया आप किसी के साथ देख लीजिए, हाँ यहाँ मोबाइल है तो पिक्चर ले लीजिए उसकी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जी, कह रहा है ड्यूरिंग द ऑडिट यू आर अनएबल टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 1 की रीडिंग कीजिए, जरा जल्दी से रीडिंग कीजिए, मैं भी पढ़ देता हूं क्या कह रहा है।
जी, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें रिसीवेबल्स के ऊपर कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, जिसकी बेस पे हमने डिसाइड किया कि क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। मैनेजमेंट ने कहा सर आप ऐसा कीजिए, ऑडिट को रिव्यू में चेंज कर दें ताकि क्वालिफिकेशन से बच सके। क्या हम मैनेजमेंट के इस प्रपोजल से एग्री कर जाएंगे? नहीं, हम कहेंगे जब कभी मैनेजमेंट हमें टर्म्स को चेंज करने के लिए कहती है, हम क्या देखते हैं? रीजनेबल जस्टिफिकेशन। क्या आपको इस केस में रीजनेबल जस्टिफिकेशन लग रही है कि क्लाइंट हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, हमें बाकी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा? जब हमने कहा क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे तो उसने कहा ऑडिट के बजाय रिव्यू को चेंज कर दो, रिव्यू में चेंज कर दो। तो क्लियरली पता चल रहा है कि वो मॉडिफिकेशन को अवॉइड करने के लिए टर्म्स को चेंज कर रहा है, और ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं होती। हम क्या करेंगे? रिफ्यूज कर देंगे। और भाई विड्रॉल डायरेक्ट तो ना यार, एक प्रोसीजर होता है मेरे भाई। रिफ्यूज कर देंगे कि टर्म से एग्री, टर्म्स को रिवाइज नहीं करना। अगर मैनेजमेंट हमें ओरिजिनल टर्म्स के मुताबिक कंटिन्यू नहीं करने देती, फिर ये स्कोप लिमिटेशन होगा, और चूंकि इफेक्ट परवेसिव है, हम विड्रॉल कर सकते हैं पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। अगर विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल नहीं है तो क्या करना है? डिस्क्लेमर की तरफ जाना है, उसे तरतीब से लेके जाएं। कंसेप्ट आपका ठीक है, कंसेप्ट को मैं ये नहीं कह रहा आपका गलत, कंसेप्ट ठीक, लेकिन एग्जाम में हमने चीजें तरतीब के साथ, लॉजिकल अरेंजमेंट के साथ डिस्कस करनी होती है, वरना मार्क्स नहीं देता हूं। क्वेश्चन वन क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहानी कुछ इस तरह की चल रही है कि वो एक क्लाइंट है जो कि हमें ये कह रहा है कि आपने ऑडिट करना है, और हमारी टीम है कुछ, उस टीम मेंबर्स का कुछ कहना है, और कुछ हमारे क्लाइंट का शायद सीएफओ है, वो कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। 3 लोग हैं, एक क्रिस है, एक माइकल है, और एक एना है। कुछ इस तरह के 3 लोग हैं। क्रिस कौन है भला? क्रिस कौन है? सीईओ है क्लाइंट का। और माइकल और एना कौन है? हमारे टीम मेंबर। अच्छा सुने, क्रिस की पहली स्टेटमेंट, रिक्वायरमेंट क्या कहती है, हमने क्या करना है? एथिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है। जी आप बताइए, आप सुन, क्वेश्चन की किस रिक्वायरमेंट के किस लफ्ज से हमें पता चला कि ये किस चैप्टर का? पहले तो बताइए चैप्टर कौन सा है जिसका ये क्वेश्चन है? चैप्टर 11, जो हमने पढ़ा ही नहीं है। शाबाश। 2 कह दें, 3 कह दें, 4 कह दें, 8 कह दें, 9 कह, 11 तो ना कहें। जी भैया कौन सा चैप्टर है? ए भैया ये कौन सा क्वेश्चन है रे? ये रिक्वायरमेंट अगले सफे पे होगी रिक्वायरमेंट। भाई को रिक्वायरमेंट, भैया कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? एथिकल रिक्वायरमेंट। टॉपिक का नाम बताया करें, एथिकल रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट में किस लफ्ज से पता चला? एथिकल। थ्रेट्स को अंडरलाइन करें, और इंडिपेंडेंस को, और सेफगार्ड को। थ्रेट, इंडिपेंडेंस, सेफगार्ड, इन अल्फाज से पता चला हमें। अच्छा अब जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। पहला कह रहा है क्रिस के साथ कन्वर्सेशन हुई, क्रिस ने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपसे बहुत खुश हैं, और वो चाह रहे हैं कि अगले साल के लिए भी आपको अपॉइंट कर लिया जाए, और वो चाह रहे हैं कि आप, हमारी कोई बिजनेस मीटिंग है, एक उस सेमिनार है, उसमें आप तकरीर करें और हमें प्रमोट करें, हमारे बिजनेस को प्रमोट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे पास आए। वो कहता है हमें पता है कि नॉर्मली आप ये काम नहीं करते, लेकिन देखें अगर आप हमारा ये बात नहीं मानेंगे तो फिर हो सकता है हम भी आपको अगले साल के लिए रीअपॉइंट ना करें। बताइए, इसमें 2 इश्यूज हैं। पहला इशू है तकरीर करना, और दूसरा इशू है उनका ये कहना कि हमें अपॉइंट नहीं कर। तकरीर करने में क्या कर सकते हैं? हाँ जी, एडवोकेसी। और अगर हम वो रिफ्यूज का जो कह रहा है कि आपको रीअपॉइंट नहीं करेंगे, इंटिमिडेशन है, तकरीर कर सकते हैं कि नहीं? इंटिमिडेशन थ्रेट है क्लाइंट की तरफ से, पार्टनर को क्या करना चाहिए? उसे दूसरे पार्टनर के साथ डिस्कस कर देना चाहिए, ठीक है, और फिर विड्रॉ करना चाहिए नेक्स्ट टर्म के लिए। इसका तो ऑडिट का तकरीबन हो चुका होगा। नेक्स्ट टर्म के लिए फिर इस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये क्रिस की पहली स्टेटमेंट क्लियर हो गई।
क्रिस की दूसरी स्टेटमेंट कहता है हम गुड रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए और एक और स्मूथ ऑडिट हासिल करने के लिए आपको एक 14 दिन के लिए किसी होटल में स्टे का गिफ्ट दे रहे हैं, और वो कहता है फैमिली मेंबर भी साथ शामिल होंगे और आने जाने की अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग का सारा कुछ हमारा क्लाइंट बर्दाश्त करेगा। तो सिग्निफिकेंट गिफ्ट या हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट, कौन सा थ्रेड राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट एंड फेमिलियरिटी थ्रेड। फेमिलियरिटी थ्रेड कैसे राइज होता है? हैं? नहीं, वो एक दिन स्टूडेंट ने बताया नहीं था कि सर गिफ्ट देने से खुलूस बढ़ता है, ठीक है? तो इसीलिए जब गिफ्ट या हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट की बात आए तो हमने सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ फेमिलियरिटी थ्रेड की भी बात करनी है। एक्सेप्ट कर सकते हैं जी? नहीं कर सकते। तीसरा, माइकल क्या कहता है? कहता है मैं तो बहुत खुश हूं, मेरी प्लानिंग हो गई इस टीम में, तो मैं तो दिन रात एक करके काम करूंगा, अच्छा ऑडिट करूंगा, क्योंकि मेरे डैड जो है वो फाइनेंशियल कंट्रोलर है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड राइज हुआ क्या? कौन सा? फेमिलियरिटी थ्रेड। और कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। और कौन सा? इंटिमिडेशन थ्रेड। तीनों थ्रेड राइज हुए कि कोई एक? याद है ना सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्यों राइज हुआ और इंटिमिडेशन थ्रेड क्यों राइज हुआ? चले ठीक है। क्या करना चाहिए? माइकल डिस्क्लोज ही कर रहा है, और कैसे करे मेरे भाई? डिस्क्लोज कर तो रहा है। नहीं, वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा, कर रहा है। क्या करें? माइकल को रिमूव कर देना चाहिए। हाँ जी, और अगर कोई इसने काम किया है, प्लानिंग वगैरह मैटर में हिस्सा लिया है, तो उसका रिव्यू करवा देना। करेक्ट जी। इसके बाद ऐना क्या कह रही है? ऐना कह रही है कि जी मुझे टीम एलोकेट किया गया था, नहीं सॉरी, वो कह रही है कि अच्छा किया आप लोगों ने मुझे एलोकेट कर दिया, मैं बहुत एफिशिएंटली काम करूंगी क्योंकि मैं टेम्परेरी असाइनमेंट पे थी इस क्लाइंट में। तो टैक्स कैलकुलेशन, अकाउंटिंग एंट्रीज प्रिपेयर करना। सेल्फ रिव्यू थ्रेड अराइज हो गया। क्या करना चाहिए? रिमूव कर दें इसे, पूरी बात करनी है टीम से, और इसके काम का एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिव्यू करवाना चाहिए। क्वेश्चन 2 क्लियर है जी? कोई समझ तो नहीं आई? बेहतरीन हो गया, यही उम्मीद थी। क्वेश्चन 3, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट विद एन क्लाइंट। जी आप बताइए, कॉर्नर वाले स्टूडेंट जी, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट है मतलब क्या है इसका? और कोई नहीं बोलेगा। विलिंग टू ज्वाइन क्लाइंट हो तो क्या रिस्क राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। क्या सेफ गार्ड है? मेंबर को कम्युनिकेट करना चाहिए टीम को, फर्म को उसे इस क्लाइंट से रोटेट कर देना चाहिए, जो इसने काम किया हुआ है उसका रिव्यू करवा लेंगे। टैक्सेशन सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट, नो थ्रेड। अच्छा अब सुने, टैक्सेशन सर्विस, अभी पहले जो केस गुजरा ना उसमें टैक्स एंट्रीज की बात कर रहे थे, तो कंसेप्ट मेरे जहन में आ गया। टैक्स में डिफरेंट नेचर की सर्विसेज होती है। टैक्स सर्विसेज जो हैं डिफरेंट नेचर की होती हैं। एक क्लाइंट ने कहा सर मुझे डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट नहीं करना आता, बराए मेहरबानी डेफर्ड टैक्स की एंट्री आप कैलकुलेट करके मुझे दे दें। कोई थ्रेट राइज होता है? क्या थ्रेट राइज? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ये डिफरेंट सिचुएशन है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री पड़ रही है। दूसरा क्लाइंट ने कहा सर एफबीआर को टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, टैक्स रिटर्न हमारे बिहाफ पे बना दीजिए। इसमें प्रोवाइडेड कोई थ्रेट नहीं है, प्रोवाइडेड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे। थ्रेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बेस पे हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी अकाउंट्स में, ये तो एफबीआर के लिए बना रहे हैं। तीसरा केस, वो कहने लगा सर हमारा एफबीआर पे केस चल रहा है, उन्होंने कहा कि जी पिछले कुछ सालों का जो टैक्स है वो आपने सही पे नहीं किया, केस कर दिया, हम चाह रहे हैं हमारा केस आप जाके लड़ें कोर्ट में। इसमें एडवोकेसी थ्रेट, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोविजन क्या होगी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वो अमाउंट इस केस पे डिपेंडेंट हो सकती है। तो ये 3 केस डिफरेंट है। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। अब दोबारा जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2, वो जो अनीता या आयना वाली बात थी, वो क्या कह रही थी? वो टैक्स कैलकुलेशन एंड प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्री, उसमें देखे टैक्स रिटर्न की बात नहीं कर रही थी,
टैक्स कैलकुलेशन यानी इसे लग रहा है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टैक्स की जो एंट्री, डेफर्ड टैक्स की एंट्री डालनी है उसकी बात कर रहे हैं। अगर वो टैक्स रिटर्न की बात कर रही होती तो फिर हम कहते हैं इसमें कोई थ्रेट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है वो दो काम कर रही है, एक अकाउंटिंग एंट्रीज भी प्रिपेयर कर रही है, दूसरा टैक्स कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। तो दोनों की वजह से थ्रेट राइज होगा। चलिए एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, अगर सही जवाब दे दिया इसका मतलब है सारी क्लास को ये कोड ऑफ एथिक्स समझ आ गया, वरना किसी को नहीं आया। ये भाई से पूछ रहा हूं। नहीं 50 ही आसान क्वेश्चन। क्लाइंट ने टैक्स रिटर्न प्रिपेयर किसी और से करवाई, हमें कह रहा है सर आप रिव्यू कर दीजिए। कोई थ्रेट राइज हो रहा है? टैक्स रिटर्न रिव्यू कर, कोई थ्रेट राइज नहीं हो रहा। पक्की बात है, शाबाश, बिल्कुल कोई थ्रेट राइज नहीं हो रहा, क्योंकि टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करें रिव्यू करें एक ही बात है, और उसने करवाई किसी और से प्रिपेयर करवाई है। अगर टैक्स रिटर्न वाले में मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करती, मैनेजमेंट ये कहती है सर आप टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे, और अगर उन्होंने ज्यादा टैक्स लगा दिया हमें पे तो एक्स्ट्रा टैक्स आप भुगतेंगे, आप भरेंगे, तो फिर याद रखिए इसमें थ्रेट राइज हो जाता है। ऐसी एंगेजमेंट हम एक्सेप्ट नहीं करते। ऑडिट स्टाफ लीव्स द फर्म टू जॉइन द क्लाइंट। जी कौन सा केस है? केस कौन सा है? जा रहा है, चला गया है, जाने वाला है? हाँ जा चुका है। तो कौन सा वाला थ्रेट? फैमिली। और कौन सा थ्रेट? इंटिमिडेशन। और कौन सा थ्रेट? हाँ और कोई थ्रेट नहीं है, शाबाश। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सेल्फ रिव्यू थ्रेट आप कहेंगे, लेकिन आपको पता है कि वो क्लाइंट बन गया, क्लाइंट थोड़ी ऑडिटर का काम चेक करता है, ऑडिटर क्लाइंट का काम चेक करता है। क्वेश्चन 4 जी, हाँ फेमिलियरिटी बता दी उन्होंने, फेमिलियरिटी बता दी, बिल्कुल हो सकती है। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि मुझे बताओ एंगेजमेंट लेटर में कौन कौन से मैटर्स लिखोगे इस सिचुएशन के हवाले से, रिलेटेड टू गिवन सिनेरियो ओनली। इसको अंडरलाइन करें। क्या मैं एंगेजमेंट लेटर में सारे मैटर्स जो हैं वो लिख दूं और फिर मैं कहूं कि जो रेलिवेंट होगा ICAP खुद ही चेक कर लेगा और बाकियों को क्रॉस कर देगा? नहीं, उसने कह दिया क्वेश्चन में क्लियरली कि मुझे इस सिचुएशन से रिलेटेड ही मैटर्स बताओ। तो सिचुएशन से रिलेटेड हमने सिचुएशन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हमने जो मैटर्स पढ़ने एंगेजमेंट लेटर में जो जो चीजें आ सकती हैं, चाहे रिक्वायर्ड वाली है चाहे वो ऑप्शनल वाली है, अगर रेलिवेंट है इस सिचुएशन से तो लिख देंगे। स्टार्ट करें जी। पहला, यू आर द ऑडिट मैनेजर इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जी कोई एंगेजमेंट लेटर में आएगी बात इस इंफॉर्मेशन के हवाले से? नहीं भाई, एंगेजमेंट लेटर में मैनेजर का थोड़ी जिक्र होता है। Your firm has been appointed as the auditor of a listed company. अपॉइंटेड को अंडरलाइन कीजिए। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। फर्स्ट ऑडिट है, फर्स्ट ऑडिट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आती है? हाँ, प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ सकती है। तो चूंकि कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होता है इसलिए क्लाइंट से इजाजत लेने के लिए हम लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल मैटर में था इसका जिक्र। ठीक है, कि अरेंजमेंट कंसर्निंग कम्युनिकेशन विद प्रीडिसेसर ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर और एक्सपर्ट और इससे रिलेटेड। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। एंगेजमेंट लेटर में क्या आएगा? अरेंजमेंट रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विद प्रीडिसेसर ऑडिटर। फिर कह रहे हैं RRL हैज बीन पब्लिशिंग देयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन 1 month ऑफ द ईयर एंड हैव स्ट्रिक्ट डेडलाइंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। जी इससे रिलेटेड क्या आएगा? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिपोर्ट। डेट ऑफ रिपोर्ट हम लिखेंगे, ठीक है, और बता देंगे कि क्या हम इंटरम ऑडिट करना चाहते हैं कि नहीं, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो डेट ऑफ कंप्लीशन जो एक्सपेक्टेड डेट होती है वो भी हमें मेंशन करनी चाहिए ताकि दोनों पार्टीज क्लियर रहें। ऑडिटर डिसाइड कर ले कि 1 महीने में ऑडिट कंप्लीट हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हो सकता है तो फिर वो 1 महीने की डेडलाइन एग्री कर लेगा, वरना एक्सटेंड करने को कहेगा। जो भी डेट एग्री होती है क्या इस सिचुएशन में एंगेजमेंट लेटर में लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए? लिखनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फर्दर दिस ईयर RRL हैज चेंज्ड इट्स काउंटिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट टू रीवैल्यूएशन मॉडल। ये अहम लाइन, ये बहुत अच्छी लाइन उसने बनाई। इससे 1 नहीं 2 नहीं 3 इशू राइज हो रहे हैं जिनकी वजह से हमें एंगेजमेंट लेटर में इसका जिक्र करना पड़ेगा।
हाँ, की ऑडिट मैटर, पॉसिबल मॉडिफिकेशन ऑन रिपोर्ट, यानी की ऑडिट मैटर डिस्कस कर देंगे, करेक्ट। और बता सकते हैं अदर मैटर किस लिए, वो अदर मैटर तो ऊपर बता दिया ना फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट में। और हाँ, एक्सपर्ट फॉर, बिल्कुल शाबाश। रीवैल्यूएशन करवा रहे हैं तो क्या रीवैल्यूएशन के लिए एक्सपर्ट को एंगेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या हम प्रॉपर्टी वैल्यूअर हैं कि जो वैल्यूएशन सही कर लेंगे? एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, जब काउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, क्या ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक है कि नहीं, रिलेटेड डिस्क्लोजर दिया गया कि नहीं, इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का भी जिक्र करेंगे, किस लिए? देखने के लिए कि काउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है कि नहीं उस फ्रेमवर्क के मुताबिक। ठीक है। कुछ फ्रेमवर्क आपको शायद हैरानगी हो ये सुन के, लेकिन कुछ फ्रेमवर्क इजाजत देते हैं कि कॉस्ट से रीवैल्यूएशन पे जा सकते हैं, कुछ इजाजत नहीं देते, कुछ फ्रेमवर्क इसकी इजाजत नहीं देते। इसीलिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो भी है इंगेजमेंट लेटर में मेंशन कर देंगे। तो हमने 4 कर लिए, हमने 4 नंबर थे, हाँ 4 कर लेकर 5 कर लिए हैं, ये तो अच्छी बात हो गई, एक एक्स्ट्रा हो गया। कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन 4 में? 5, ये भी कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है। एंगेजमेंट पार्टनर्स ब्रदर इन लॉ हैज जॉइंड एज सीएफओ ऑन एन ऑडिट क्लाइंट, क्या करें? ये इस तरह का मिलता जुलता केस हम पढ़ चुके हैं, वो माइकल वाला भी मिलता जुलता केस था। On an unlisted audit client, audit engagement team prepares financial statement from trial balance and proposal। ये तो हम कई दफा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ना, कि जो टीम जो है फाइनेंशियल में प्रिपेयर कर रही हो, और इसका आंसर क्या देते हैं कि ऑडिट टीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं, ये आंसर हमने कर सकती है। थ्रेट क्या राइज होता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेफगार्ड बताइए। नॉन श्योरेंस एंगेजमेंट और श्योरेंस एंगेजमेंट के लिए टीम सेपरेट होनी चाहिए। टीम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए जाएगी मैनेजरियल डिसीजन ना करे, एडजस्टिंग एंट्रीज क्लाइंट प्रपोज करे, डाटा क्लाइंट प्रोवाइड करे, अप्रूव करे। और जब ऑडिट करने के लिए जाएंगे टीम सेपरेट होनी चाहिए और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा लेना चाहिए। यही था। चलिए, यू हैव अपॉइंटेड एज ऑडिटर बाय द मेंबर्स इन प्लेस ऑफ प्रीवियस ऑडिटर, द मेंबर एग्री टू पे 40,000 इंस्टेड ऑफ 30। तो अंडर कटिंग होगी ना, नहीं एक्सेप्ट कर, अंडर कटिंग नहीं है। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ने लिखा है कि अंडर कटिंग है? नहीं, ओवर कटिंग कोई नहीं होती मेरे भाई। अंडर कटिंग है या नहीं है? ओवर कटिंग की इजाजत है, तो अंडर कटिंग नहीं है, ये फीस एक्सेप्ट की जा सकती है। 7, मरी लिमिटेड एंड बुरबन लिमिटेड, ये किया हुआ था। हाँ क्या बात, हाँ शाबाश। तो मेरे भाई को याद होगा सारा क्या किया था। मेरे भैया बताइए ये सिचुएशन कौन सी है? नहीं, मैं बताता हूँ ना, 2 हमारे क्लाइंट है, उनका आपस में वो कंपेटिटर नहीं है कौन, और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सेफगार्ड बताइए मेरे भाई क्या होने चाहिए? दोनों टीम सेपरेट होनी चाहिए, दोनों ऑडिट के लिए, मरी के लिए अलग, बुरबन के लिए अलग। चाइना की वाल, चाइना की वाल कौन सी होती है? चाइनीज वाल बिल्ड करे। चाइनीज वाल बिल्ड करने से मुराद क्या है? कि दोनों में सेपरेशन होनी चाहिए, दोनों टीम की आपस में कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, टीम सेपरेट कर दी। अच्छा, दोनों क्लाइंट से इजाजत लेंगे कि नहीं कि भाई दूसरे क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं, आपको कोई इतराज तो नहीं? तो ये क्यों नहीं बताया? अच्छा, दोनों टीम्स को सेपरेट कर दिया, किस लिए? ताकि एक क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरे क्लाइंट के पास ना पहुंचे। दोनों टीम को सेपरेट कर लिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है सोशल मीडिया के जरिए वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन बता दें। हाँ जी, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट भी साइन करवाने हैं उनसे। 24 घंटे थोड़ी उनके सर पे सवार रह के देख सकते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन श्योर कर रहे हैं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन 7 क्लियर हो गया ये। चलिए, इसके साथ ही सोल्यूशन भी अटैच है। अगर कोई चीज समझ सोल्यूशन नहीं मिला वो आपको दे दिया जाएगा क्लास के एंड पे। वरना भैया वो टीए को बुला लीजिए, उन्हें क्या फटाफट सोल्यूशन लेके पहुंचे यार, क्लास के एंड पे आ जाएगा। सोल्यूशन मिल गया इसका, तो आज ही मिल गया, वो आज ही मिल गया है ना, तो ऐसे ना करें। उस भाई को क्यों बुलवा लिया आपने?
जिन स्टूडेंट्स को सोल्यूशन नहीं मिला वो क्लास के बाद टीए रूम से जाके ले सकते हैं, लेकिन एकदम ना आ जाएगा। छोटा सा टीए रूम है हमारा, उसमें सारे 30-40 स्टूडेंट एकदम से आ जाते हैं तो मसला होता है। तो बाद में आइएगा, 5 क्लास खत्म होने के 5-10 मिनट के बाद आइएगा। और टेस्ट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, इसके अलावा हमारा एक असेसमेंट टेस्ट था, शायद वो भी डिस्कस नहीं हुआ। असेसमेंट टेस्ट हो गया हुआ? कोई और टेस्ट पेंडिंग तो नहीं है डिस्कशन वाला? हाँ, कल वाला जो है, कल वाला आपको आज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है? कल वाला आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया? चलिए, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा आज नहीं तो कल, फिर क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर एक दिन का ब्रेक देके उसको डिस्कस कर लेंगे। कल के लिए सुन लीजिए मेरे भाई, कल हम असाइनमेंट कोई नहीं दे रहा मैं आपको कल के लिए, ठीक है? तो इसलिए आप रिवीजन कर लीजिएगा अगर आपका पिछला कोई टॉपिक पेंडिंग है आज। कल हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़ने जा रहे हैं और ये 2-3 चैप्टर्स है हमारे सिलेबस में जो पास और फेल होने वाले स्टूडेंट के दरमियान में फर्क करते हैं। देखिए, इस लेवल में मैंने आपको बताया था तैयारी हर स्टूडेंट करके जाता है क्लास में, चाहे वो आपको लगे नहीं भी पढ़ रहा, ठीक है? वो AFC लेवल पे, कैफ 1, 2, 3 लेवल पे फिल्टर हो जाते हैं जो नॉन सीरियस स्टूडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी हर स्टूडेंट पास नहीं हो पाता। बहुत सी रीजन है, उनमें से एक जो बड़ी रीजन है हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक रीजन है, वो 3 चैप्टर हैं। पास होने वाले स्टूडेंट की इन 3 चैप्टर पे ग्रिप होती है और फेल होने वाले स्टूडेंट की इन 3 चैप्टर पे ग्रिप नहीं होती। वो 3 चैप्टर कौन से? हमारी राइज बुक के मुताबिक वो है चैप्टर 11, 12 और 13। और इसमें से नॉर्मली जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो फिर 8, 10 नंबर, 12 नंबर का क्वेश्चन सेट कर लेता है। तो ये बड़ी रीजन बनते हैं स्टूडेंट्स के इस सब्जेक्ट में फेल होने की। कौन से 3 चैप्टर? 11, 12, 13। कल से चैप्टर 12 हम स्टार्ट करेंगे और मेरी कोशिश होगी चैप्टर 12 में आपको कोई रिटन असाइनमेंट ना दूं। जब तक चैप्टर 12 चल रहा है रिटन असाइनमेंट ना दूं, क्यों? ताकि आप साथ साथ इसको याद कर लें, साथ साथ इसको याद कर लें। तो रिटन असाइनमेंट मैं कोशिश करूंगा कोई ना दूं, लेकिन आपने डेली बेसिस पे जो मटेरियल भी आपको कवर करवाया जाता है क्लास में आपने याद कर लेना है। अच्छा, याद कैसे करना है वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज चूंकि टेस्ट डिस्कशन में टाइम गुजर गया तो फिर ये तो नहीं, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव फिर हम कल पे शिफ्ट कर देते हैं। कल इंशाल्लाह आपको ये पहले ओवरव्यू चैप्टर 12 का मैं आपको दूंगा। एग्जाम में कैसे क्या सीखेंगे हम? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन कितनी तरह के सेट होते हैं इस चैप्टर में से। फिर हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ड्राफ्ट कैसे करना है, एग्जाम में लिखना किस तरीके से, ठीक है? कोई ज्यादा डिटेल में बातें नहीं बताऊंगा, 3-4 रूल्स है जिनको आपने जहन में रखना है। और फिर वो कौन से प्रोसीजर हैं जो ज्यादातर ऑडिटर परफॉर्म करते हैं, जो तकरीबन हर एरिया पे परफॉर्म हो रहे होते हैं। अगर आपने ये प्रोसीजर समझ लिए तो यूं समझिए कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर एरिया के 50% सब्सटेंटिव प्रोसीजर सीख लिया। तो पहले मुझे आज के लेक्चर की आखिरी बात बता दीजिए, क्या आपको पता है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होते क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर उन प्रोसीजर्स को कहते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरियाज को वेरीफाई करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। जैसे इन्वेंट्री को वेरीफाई करने के लिए, जैसे डेटर्स को, जैसे क्रेडिटर्स को, जैसे फिक्स एसेट्स को, जैसे सेल्स को, जैसे पेरोल को, जैसे परचेजेस को, जैसे इक्विटी को, जैसे लॉन्ग टर्म लोन को, जैसे अक्रूड एक्सपेंसेस को, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस को और जैसे कंटिजेंसीज को, ठीक है? इन सारे एरियाज को कैसे वेरीफाई करता है ऑडिटर? सब्सटेंटिव प्रोसीजर के जरिए। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर वो प्रोसीजर हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एरियाज को वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर परफॉर्म करता है, ठीक है? तो कल हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर 12 का। आपने कोशिश करनी है इस चैप्टर 12 में छुट्टी ना करें और साथ साथ याद करते रहें। रोज का काम रोज याद करेंगे, फिर ये चैप्टर 12 पे आपकी ग्रिप आ जाएगी। जैसे ही 2 या 3 दिन का काम इकट्ठा हुआ, 2 दिन का काम भी इकट्ठा हुआ, फिर ये चैप्टर हाथ नहीं आता। तो इस चैप्टर में आपने डेली बेसिस के ऊपर याद करते रहना है। सबसे अहम चीज जो इस चैप्टर के दौरान आपने करनी है वो क्या है? डेली बेसिस पे याद करते रहना। कर लेंगे जी? चलिए गुड। भैया जो कल टेस्ट हुआ है हमारा वो है आपके पास, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। अभी आप थोड़ी देर के लिए बैठे रहे, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आपको जी। नहीं बता। हाँ
क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, अब ये बताने नहीं देंगे। चले पूछ ले, बताइए। जी जी हाँ, प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर कौन से होते हैं ये भाई बताएंगे। हाँ जी, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर पे जो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर। खुदा का खौफ कर। अच्छा वैसे मुझे जब पूछ रहा था मुझे पता था कि भाई खुद भी शर्मिंदा होंगे, मुझे भी शर्मिंदा करेंगे, भाई मेरी उम्मीदों पे पूरा उतरे। मेरे भाई आपने 3 टाइप्स पढ़ी हैं ऑडिट प्रोसीजर की, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। आप जरा घर जाके एग्जांपल देखिएगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की एग्जांपल में भी एनालिटिकल प्रोसीजर आ रहा है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एग्जांपल में भी एनालिटिकल प्रोसीजर आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब यह हुआ एनालिटिकल प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट के तौर पे यूज हो सकते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे भी यूज हो सकते हैं। ठीक है जी। अगर एनालिटिकल प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट के लिए यूज करें इन्हें कहते हैं प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर। अगर एनालिटिकल प्रोसीजर सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे यूज करें इन्हें कहते हैं फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर। हाँ नहीं, प्रोसीजर का वर्किंग भी थोड़ा सा, प्रोसीजर वही एनालिटिकल प्रोसीजर ही है। अगर रिस्क असेसमेंट के लिए यूज करें तो प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर, अगर वही एनालिटिकल प्रोसीजर आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे यूज करें फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। अल्लाह।